नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नारायणा मल्टीटास्किंग यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं भारत के संविधान से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आगामी आने वाले पेपर या एग्ज़ाम के अंदर महत्वपूर्ण कारगर साबित होंगे। आशा है आपको ये सारे प्रश्न पसंद आएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 है, B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। तो इसके ऑप्शंस हैं, भारत के लिए डोमिनियन स्थित बनाए जाने का, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, निम्न वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का और निम्न वर्गों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच जो 1932 में जो पूना समझौता हुआ था, तो उसमें क्या हुआ था? उसका राइट आंसर होगा डी। इसमें समझौता हुआ था निम्न वर्गों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। इसकी कुछ व्याख्या देख लेते हैं। पूना पैक्ट अथवा पूना समझौता जो है भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच पुणे के यरवदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को हुआ था। अंग्रेज सरकार ने इस समझौते को सांप्रदायिक अधिनिर्णय यानी कम्युनल अवार्ड में संशोधन के रूप में अनुमति प्रदान की थी। समझौते में दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल को त्याग दिया, लेकिन दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडल में 71 से बढ़ाकर 147 और केंद्रीय विधायिका में कुल सीटों की 18% कर दी गई। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो विधानमंडल प्रांतीय विधानमंडलों में जो संख्या थी 71 दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की, उसको बढ़ा करके 147 कर दिया गया था। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से हमें सुमेलित करना है। पहला है सूरत विभाजन, सांप्रदायिक अधिनिर्णय, सर्वदलीय सम्मेलन, पूर्ण स्वराज का संकल्प। तो ये इसमें डेट मेंशन की हुई है और आपको उससे मिलाना है कि ये कब हुआ था। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सूरत विभाजन कब हुआ था। तो सूरत विभाजन जो है वो हुआ था 1907 में। सांप्रदायिक अधिनिर्णय हुआ था 1932 में। सर्वदलीय सम्मेलन जो अभी हमने पढ़ा है 1928 और पूर्ण स्वराज का संकल्प जो था 1929। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अब इसमें देख लेते हैं, कांग्रेस का सूरत विभाजन 1907 में हुआ था। सांप्रदायिक अधिनिर्णय 16 अगस्त 1932 को हुआ था। उस टाइम पे जो प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड जो थे, भारत में उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, भारतीय, ईसाई, एंग्लो इंडियन, पारसी और अछूत आदि के लिए अलग अलग चुनाव क्षेत्र के लिए अवार्ड दिया गया था। गांधी जी ने इनका विरोध किया था। साइमन कमीशन का बहिष्कार जो है वो 1925 में भारत सचिव लॉर्ड बर्कनहेड ने कांग्रेस के नेताओं को चुनौती दे डाली कि यदि वे विभिन्न संप्रदायों की आपसी सहमति से एक संविधान का मसौदा तैयार कर सके तो ब्रिटिश सरकार निश्चित ही उस पर सहानुभूतिपूर्ण ढंग से विचार कर सकती है। लेकिन भारतीय नेताओं ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए फरवरी 1928 में दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया। तो सर्वदलीय सम्मेलन जो था वो कब हुआ? 1928 में हुआ था। और उसमें जो इस समिति को जो है ना अगस्त 1928 में प्रस्तावित संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया। इस प्रारूप को क्या नाम दिया गया? नेहरू रिपोर्ट। और 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ था। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो इसमें है चार्टर एक्ट 1833, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो जो भारत के अंदर गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो दी गई थी वो दी गई थी भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। इसमें क्या था कि भारत के संवैधानिक इतिहास की एक युगांतरिक तथा महत्वपूर्ण घटना है। मुख्य रूप से 2 कारणों से विशेष है।
एक तो यह है कि इसने गवर्नर जनरल को अपनी विस्तारित परिषद में भारतीय जनता के प्रतिनिधियों को नामजद करके उन्हें विधायी कार्य से सहसंबद्ध करने का अधिकार प्रदान किया, और दूसरा था कि इससे गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर दिया, जिससे बम्बई और मद्रास की सरकारों को भी विधायी शक्ति प्रदान की गई। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। इसमें भी हमें सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से कि अगस्त घोषणा किसके द्वारा की गई थी, अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया था, किसके द्वारा, अगस्त संकल्प और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। तो इसके अंदर जो अगस्त घोषणा है वो की गई थी लॉर्ड मॉन्टेग्यू के द्वारा। अगस्त प्रस्ताव जो था वो लाया गया था लॉर्ड लिनलिथमो के द्वारा, और अगस्त संकल्प जो है वो लाया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस ये था मोहम्मद अली जिन्ना। देखिए, मॉन्टेग्यू घोषणा जो थी वो हुई थी 20 अगस्त 1917 में। लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने ब्रिटिश संसद में घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर की असाधारण सफलता तथा बेल्जियम, हॉलैंड एवं फ्रांस के पतन के पश्चात ब्रिटेन की स्थिति अत्यंत नाजुक हो गई। इसके कारण ब्रिटेन ने समझौतावादी दृष्टिकोण की नीति अपनाई। युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए उद्देश्य से 8 अगस्त 1940 को वायसरॉय लिनलिथगो ने घोषणा की, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। अगस्त संकल्प का संबंध किससे है? महात्मा गांधी से है, और भारत की स्वतंत्रता के पूर्व मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई की घोषणा 14 अगस्त 1946 को कोलकाता में भीषण दंगे शुरू हो गए। इसे कोलकाता दंगा या कोलकाता का भीषण हत्याकांड कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया 1773 में, 1771 में, 1785 में या 1793 में। तो रेगुलेटिंग एक्ट आप सबको पता है कब पारित किया था? 1773 में। क्या था इसमें? रेगुलेटिंग एक्ट का उद्देश्य था भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार के निगरानी में लाना। इसके अतिरिक्त कंपनी का संचालन समिति में आमूलचूल परिवर्तन करना तथा कंपनी के राजनीतिक अस्तित्व को स्वीकार कर उसके व्यापारिक ढांचे को राजनीतिक कार्यों के संचालन योग्य बनाना भी इसका उद्देश्य था। इस अधिनियम को 1773 में ब्रिटिश संसद ने पास किया और 1774 में इसे लागू किया। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? ऑप्शंस आपके पास 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट इंडिया एक्ट, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट या फिर 1813 का चार्टर एक्ट। तो गवर्नर जनरल को किसके द्वारा, कौन से एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो ये मिला था 1786 के अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। अमेंडमेंट एक्ट जो है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 1786 1793 का चार्टर एक्ट अधिनियम पिट ने 1786 का अधिनियम पारित करवाया, जिसका प्रमुख उद्देश्य था कॉर्नवालिस को भारत के गवर्नर जनरल के पद के लिए तैयार करना। इस अधिनियम के तहत मुख्य सेनापति की शक्तियां भी गवर्नर जनरल में निहित कर दी गई। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त कब किया गया? 1885 में, 1875 में, 1876 में, 1858 में। तो ये तो आप सभी को पता होगा कि महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब किया गया? 1876 में। ये हम महारानी विक्टोरिया के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, जो ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की महारानी के रूप में सिंहासन पर कब आई थी? 1837 में। 1877 में उन्हें भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया था। किस लिए? उनके जो उदार विचार जो हैं
वो भारतीय जनमानस में ज़्यादा प्रसिद्धि पा गए थे। केवल मात्र 18 वर्ष की उम्र में महारानी विक्टोरिया जो है वो राजगद्दी पर बैठी थी। ठीक है, अगला प्रश्न हम पढ़ लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? तो ऑप्शंस हैं, रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, भारतीय व यूरोपियन सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा, भारतीयों के सामाजिक व धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। जो महारानी विक्टोरिया थी उन्होंने बहुत सी घोषणाएं की थी। उनमें से एक जो घोषणा जो थी जो ब्रिटिश शासन ने भारतीयों के लिए पूर्ण की थी वो थी, देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाई रखी जाएगी। जो रानी विक्टोरिया जो थी 1 नवंबर 1858 में उन्होंने बहुत सारी घोषणाएं की थी कि इसके बाद जो है भारत का शासन ब्रिटिश राजा के द्वारा व उनके वास्ते सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा चलाया जाएगा। ठीक है, जिसका अर्थ था कि वह राजा का प्रतिनिधि था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मिंटो मॉर्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है, पृथक निर्वाचन प्रणाली, भारतीय की भागीदारी बढ़ाना, युद्ध में सहयोग हेतु कार्य करना, पूर्ण स्वतंत्रता देना। तो मार्ले मिंटो जो रिफॉर्म थी उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था पृथक निर्वाचन प्रणाली। क्या थी ये, उसमें पढ़ लेते हैं। मार्ले मिंटो सुधारों का मुख्य उद्देश्य था उदारवादियों को दिग्भ्रमित कर राष्ट्रवादियों में फूट डालना तथा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को अपनाकर राष्ट्रीय एकता को विनिष्ट करना। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? ऑप्शंस हैं, 1905 में, 1909 में, 1911 में, 1920 में। इसका उद्देश्य हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है, लेकिन जो मार्ले मिंटो सुधार बिल था वो किस वर्ष पारित किया गया? तो वो किया गया था 1909 में। जो भारत परिषद अधिनियम 1909 यानी इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 या मार्ले मिंटो सुधार भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधारों के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस समय मार्ले भारत सचिव एवं लॉर्ड मिंटो वाइसराय थे। इन्हीं दोनों के नाम पर इसे मार्ले मिंटो सुधार की संज्ञा दी गई थी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? ऑप्शंस हैं, क्रिप्स मिशन 1942, मार्ले मिंटो सुधार 1919, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल जो है वो लाया गया था मार्ले मिंटो सुधार 1909। 1909 में भारत परिषद अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, लाया गया। इस अधिनियम द्वारा चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को भारत में पहली बार मान्यता मिली। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिला तथा केंद्रीय एवं विधान परिषदों के सदस्यों को सीमित अधिकार भी प्रदान किए गए। ये था इसका व्याख्या। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? ऑप्शन है, द्वैध शासन प्रणाली, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, संघीय व्यवस्था या प्रांतीय व्यवस्था। तो इसमें की गई थी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। जो 1909 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट था यानी मार्ले मिंटो रिफॉर्म, उसके अंदर क्या किया गया था? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। 1909 के भारत शासन अधिनियम को भारत सचिव और वायसराय के नाम पर मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। इसका निर्माण उदारवादियों को संतुष्ट करने के लिए किया गया था। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का पिता कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने इन सुधारों के माध्यम से पृथक निर्वाचन मंडल के सिद्धांत का प्रारंभ किया था।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1909 के अपने अधिवेशन में इस अधिनियम के अन्य सुधारों का तो स्वागत किया, लेकिन धर्म के आधार पर पृथक निर्वाचक मंडलों की स्थापना के प्रावधान का विरोध किया था। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार थे उनमें क्या क्या प्रावधान थे? राज्यों की स्वायत्तता, प्रांतों में दोहरा शासन, हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था या राज्यपालों को वीटो शक्ति। तो इसमें किया गया था प्रांतों में दोहरा शासन। जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो था उसकी विशेषताओं के बारे में यहाँ पढ़ लेते हैं। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना, नंबर 1। नंबर 2, केंद्र में प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था। नंबर 3, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत। नंबर 4, लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। नंबर 5, पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार मिला, लेकिन सीमित मात्रा में। नंबर 6, केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग किया गया। ओके, चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ।